जी का जब हम फॉर्मूला बनाएंगे दोनों साइड स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा जी अपॉन एल इक्वल्स टू टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। ये क्लियर है सबको? यस मैम। अब इस एल को भी राइट साइड ले जा सकते हैं, तो ये टर्म बन जाएगी टी स्क्वायर इंटू एल। अब हमें यहाँ पे बोला गया है, हमने एक स्टॉप वॉच यूज करी है जिसका लीस्ट काउंट 1 सेकेंड है, और हमने जब टाइम रिकॉर्ड किया तो आया 40 सेकेंड्स और ऑसिलेशंस हैं 20। ठीक है, तो अब मेरे को ये सोच के बताओ कि एरर कितना होगा। अच्छा ठीक है, चलो मैं आपको हिंट देती हूँ। आपके पास एक घड़ी है जिसमें आप सेकंड मेजर नहीं कर सकते, बस मिनट और घंटे बता सकते हो। तो आप जैसे किसी आपको पता है 8 बज रहे हैं और कोई पूछ रहा है टाइम क्या हो रहा है, तब किस में गलती कर सकते हो? सेकंड। गुड इवनिंग मैम। सेकंड्स या मिनट? सेकंड तो आप बता ही नहीं सकते हो, और ये फॉर्मूला भी उल्टा है। इसमें हल्का सा एरर है फॉर्मूले में। स्क्रीन इज स्टक। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। इस फॉर्मूले में हल्का सा एरर है। जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट तो आता है, पर अंडर रूट में अब देखो हमारे पास जो जी होता है वो होता है लेंथ अपॉन टी की पावर -2, और लेंथ होता है हमारे पास एल। अगर मेरे टाइम पीरियड चाहिए तो मैं इस जी को डिनोमिनेटर में रखूंगी या न्यूमरेटर में? अगर आप न्यूमरेटर में रख रहे हो तो पावर क्या हो जा रही है, माइनस में आ रही है, पर हमें टी की पावर पॉजिटिव में चाहिए, 1 होनी चाहिए। इसीलिए हमारे पास जी डिनोमिनेटर में होगा और एल क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में हो जाएगा। ठीक है, यस मैम। अब करते हैं इसको सॉल्व। अब यहां से अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं तो जी का फॉर्मूला हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन एल। अगर मैं 4 पाई स्क्वायर को भी इग्नोर कर दूं कि हमें एरर निकालते हुए पाई में तो गड़बड़ हो ही नहीं सकती, उसकी वैल्यू फिक्स है। ये क्लियर है सबको? यस मैम। अच्छा, अब मैंने आपसे पूछा था हमारे पास एक घड़ी है जिसमें हम घंटे और मिनट बता सकते हैं, और आपके फ्रेंड को ये पता है कि 8 बज रहे हैं और आपसे वो पूछे टाइम क्या हो रहा है, तो हम गड़बड़ किस में कर सकते हैं? मिनट में। मिनट में कर सकते हैं, करेक्ट। सेकंड तो उसमें है ही नहीं, तो सेकंड तो हम बताएंगे ही क्यों। पर मिनट में ऐसा हो सकता है ना, आप जल्दी जल्दी में देखो हो रहे थे 8:05, आप बोल दो 8:04 हो रहे हैं। ठीक है, 1 मिनट का भी, कितनी भी मिनट की आप गड़बड़ कर सकते हो। ये बात क्लियर है? यस मैम। अब वो जो मिनट थी कि 1 मिनट, वो उस घड़ी का लीस्ट काउंट था कि सबसे कम वो कितना टाइम मेजर कर सकता है, वो 1 मिनट है। तो आप जो गड़बड़ करते हो लीस्ट काउंट के कारण करते हो। तो अगर मेरे पास एक स्टॉप वॉच है जिसका लीस्ट काउंट 1 सेकेंड है और मैं टाइम देख रही हूँ, तो या तो 1 सेकेंड पहले ले लिया होगा या 1 सेकेंड बाद में ले लिया होगा। इतना गड़बड़ हो सकता है ना? यस मैम। यस मैम। तो एरर कितना हो जाएगा टाइम में? मैम +-1। प्लस माइनस, एरर हो जाएगा टाइम में +-1 हो जाएगा। और हमने टाइम कितना रिकॉर्ड करा है यहाँ पे? मैम 40 सेकंड। 40 सेकेंड। 40 सेकेंड्स रिकॉर्ड करा। तो अब अगर इसी फॉर्मूले में लिखूं यहाँ पे टी स्क्वायर अपॉन था एल। अब मेरे को बताना है कितना एरर हो रहा है जी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखो कौन से ऑप्शन कट हो गए, हमें ये बताना है कौन कौन से ऑप्शंस कट हो गए हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, एरर डेल्टा टी इन मेजरिंग टाइम इज 0.05 सेकेंड्स। ये फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है। और सेकंड ऑप्शन कह रहा है एरर डेल्टा टी इन मेजरिंग टी इज 1 सेकेंड। कौन सा करेक्ट है, फर्स्ट या सेकेंड? सेकंड वाला करेक्ट है, क्योंकि सेकंड में टाइम में एरर बोला हुआ है 1 सेकेंड। तो फर्स्ट ऑप्शन तो वैसे ही कट गया। अब जो दो है उसमें परसेंटेज एरर बताना है, तो वो और चेक करते हैं। तो परसेंटेज एरर के लिए हम लेंगे डेल्टा जी अपॉन जी और 2 इंटू डेल्टा टी अपॉन टी, ऐसे लिखेंगे। यस मैम। और इसमें अब
इसको इग्नोर कर देना, इरेज नहीं हो जाओ। और इसमें अगर हम ऐड करेंगे तो डेल्टा एल अपॉन एल करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास लेंथ तो फिक्स है, तो लेंथ में तो कुछ एरर हो ही नहीं रहा है, तो ये वाली टर्म तो हट ही गई कि डेल्टा एल 0 हो गया। उसने बोला एग्जैक्टली 1 मीटर है लेंथ। पर जब हम टाइम मेजर कर रहे थे तो हमारा टाइम आ रहा था 40 सेकेंड्स, तो टी की वैल्यू हुई 40, तो 2/40। और एरर कितना है टाइम में? 1. 1। और परसेंटेज निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100. 100 से। 100. ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, ये 2 से यहाँ पे 2 रह गया, तो कितना परसेंटेज आ गया? 5. 5। तो हमारा C और सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर है सबको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. अच्छा, Yes, ma'am. ओके। अच्छा, अभी 30 स्टूडेंट्स हो गए, तो पहले मेरे को ये बताओ कि कल का जो एग्जाम है उसका रिवीजन करना है या अभी एक बार ये कंटिन्यू करूं मैं? मैम टी स्क्वायर एल कैसे आया? क्या बोल रहे हो पायल? मैम टी स्क्वायर कैसे आया? अच्छा, टी स्क्वायर कैसे है? देखो, इसमें हमने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, तो राइट साइड तो अंडर रूट था, तो अंडर रूट का स्क्वायर, तो सीधा टर्म आ गई L/G। और जो लेफ्ट साइड में हमारे पास टाइम था उसका स्क्वायर करेंगे ना। Yes, ma'am. ओके, अब हम देखते हैं अगला यहाँ पे। पायल, आपका डाउट क्लियर हुआ है? यस मैम। हाँ, आप यही पूछ रहे थे ना टी स्क्वायर कैसे आया? यस मैम। टी स्क्वायर जी बाई, ओके, माइनस बना गया। ये फॉर्मूला सही लिखा था मैंने, अभी तक कोई नहीं बोल रहा है क्लास में, सब सो रहे हैं। ये फॉर्मूला सही लिखा था मैंने, आंसर तो सेम ही आएगा चाहे वो अपॉन में हो या कुछ भी हो, पर ये फॉर्मूला उल्टा होना था ना। Yes, ma'am. तो किसी ने क्यों नहीं बोला कि मैंने गलत करा है? चलो कोई बात नहीं, पर आगे से ध्यान से देखना, मेरे से भी मिस्टेक हो सकती है। Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. अब क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा स्क्रू गॉज वाला। तो स्क्रू गॉज के लिए यहाँ पे हमारे पास दो स्केल होते थे, एक होता था मेन स्केल और एक होता था सर्कुलर स्केल। तो मेन स्केल में रीडिंग उसने बोला है 0 मिलीमीटर आ रही है, और जो सर्कुलर स्केल है उसमें 52 डिविजन आ रहे हैं। और हमें बोला है 1 मेन स्केल 1 मिलीमीटर का है और 100 डिविजन के बराबर है सर्कुलर स्केल के। और हमें डायमीटर बताना है। पहले तो ये बताओ, जो स्क्रू गॉज है वो हमें डायमीटर देता है, रेडियस देता है? Diameter. Diameter. करेक्ट। अब हम, अगर मेरे पास 52 डिविजन्स हैं सर्कुलर स्केल में और 1 यहाँ पे जब भी हम रीडिंग निकालते हैं स्क्रू गॉज में तो दो चीजें होती है, एक तो होती है मेन स्केल वाली और एक होती है सर्कुलर स्केल वाली। जैसे वर्नियर स्केल में वर्नियर स्केल वाली होती है, यहाँ पे सर्कुलर स्केल वाली। तो कैसे निकालते हैं रीडिंग सर्कुलर स्केल के लिए? किसी को याद है? मैम मेन रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट। हाँ, जो नंबर आएगा जो आपने बोला रीडिंग वाला उसको लीस्ट काउंट से करना है, मेन स्केल में ऐड करना है। फिर मतलब मेन स्केल वाली एज इट इज, वर्नियर का जो नंबर आएगा उसको मल्टीप्लाई करते हैं लीस्ट काउंट से। और लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं? Yes, ma'am. लीस्ट काउंट निकालने के लिए हम ये देखते हैं कि एक सर्कल में कितनी लाइन है। जैसे यहाँ पे बोला है एक सर्कल में 100 लाइन है और 100 लाइन से हमारे पास 1 मिलीमीटर बन रहा है। ये समझ आ रहा है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो हम लीस्ट काउंट निकालते हैं। पिच, ये हमारी क्या हो गई? पिच हो गई। और ये हमारे पास डिविजन हो गई। तो लीस्ट काउंट के लिए हम क्या करते हैं, पिच को डिवाइड करते हैं। कोई एक बार 2 मिनट दे दो, क्रैश हो रहा है बार बार। अच्छा, ये बता दो जब तक, लीस्ट काउंट निकालने के लिए जो भी हमारे पास पिच होती है, पिच का मतलब क्या है? एक सर्कल में हम कितना आगे गए और उस सर्कल में कितनी लाइंस है।
ठीक है, तो Yes, उससे अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास पिच नहीं लीस्ट काउंट आ जाता है। तो जैसे इस क्वेश्चन में हमारे पास जो है वो बोला हुआ है पिच है 1 मिलीमीटर और डिविजन है 100। तो लीस्ट काउंट अगर मैं निकालूंगी तो पिच अपॉन डिविजन कर सकती हूँ। Yes, ma'am. हाँ, तो ये कितना हो Yes, जाएगा? ma'am. 1 0.01. करेक्ट, 0.01. 0.01 मिलीमीटर हो गया। अब हमें बोला हुआ है कि सर्कुलर स्केल की जो रीडिंग आई है वो 52 आई है। तो जैसे आप लोगों ने बताया था कि रीडिंग के लिए हम लोग फाइनल आंसर के लिए ये जो भी रीडिंग है उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें ऐड कर देते हैं मेन स्केल वाली। अब 0.052. करेक्ट, अब मेन स्केल वाली तो 0 ही है, तो आंसर आ जाएगा बस 0.52। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब ऑप्शन ध्यान से देखते हैं। Yes, ma'am. सारे ऑप्शंस सेंटीमीटर में है और ये जो हमारा आंसर आ रहा था वो मिलीमीटर में आ रहा था। तो 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10 centimeter. एक Per centimeter. एक सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर होते हैं। 1/10. 0.1/10 या फिर 0.1। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो 0.52 मिलीमीटर में कितने हो जाएंगे? 0 0.052 centimeter. करेक्ट, 0.0 0.052. हाँ करेक्ट, 0.052 सेंटीमीटर। क्लियर है सबको ये? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. अब यहाँ पे पास था क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे वर्नियर स्केल है और 29 डिवीजन मैच कर रही हैं 30 वाले के साथ वर्नियर स्केल की, और इसने बोला है कि जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है मेन स्केल की वो हाफ डिग्री के, मतलब मेन स्केल की एक लाइन देखूं मैं तो वो आधा डिग्री मेजर कर सकती है और हमें यहाँ पे लीस्ट काउंट बताना है कितना होगा। तो वर्नियर में हम देखते थे कि जो अगर मैं बात करूं मेन स्केल वाली और वर्नियर वाली उनके बीच में क्या रिलेशन है। जैसे जो 30 लाइन है वर्नियर वाली वो 29 मिल के बराबर है। ये क्वेश्चन में गिवन है, समझ आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक वर्नियर की वैल्यू निकाल देंगे तो वो आ जाएगी 29/30 इंटू मेन स्केल। अब जब भी लीस्ट काउंट फाइंड करना होता है तो हमें ये देखना होता है कि मेन स्केल और वर्नियर स्केल में गैप कितना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 मेन स्केल में से 1 वर्नियर माइनस कर देते हैं। तो कर देते हैं m-29/30 इंटू m। अगर मैं एलसीएम लूंगी यहाँ पे 30 तो ऊपर आ जाएगा m और नीचे रह गया 30। ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am. अब क्वेश्चन में बोला है एक जो मेन स्केल है उसकी वैल्यू आधे डिग्री के बराबर है, तो यहां से मैं निकाल सकती हूँ 1/2 इंटू 30 डिग्री। और आपके पास ये कन्वर्ट रूल होता है कि अगर मैं बात करूं 1 डिग्री की तो उसमें 60 मिनट होते हैं। ये अभी आपने नहीं पढ़ा होगा क्योंकि मैथ्स में आता है 11th में। तो 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो अगर मैं 1/60 डिग्री देखूं तो कितनी मिनट बन गई? Ma'am, 1 मिनट बन गई, तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, अच्छा 10th, तो हमारे पास प्रेशर निकालना है और हमें फोर्स और रेडियस में पता है कितना परसेंटेज एरर है। तो प्रेशर के लिए हम लिख सकते थे फोर्स अपॉन रेडियस का स्क्वायर, और फिर एरर निकालने के लिए फोर्स का परसेंटेज 5% प्लस 2 इंटू रेडियस का परसेंटेज जो कि था 3%। समझ आ रहा है ये सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो यहाँ से हमारा Yes, ma'am. 11 आ जाता आंसर। क्वेश्चन नंबर 11th में आपको जो एरर थे वो डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे, या रिलेटिव एरर लेते हैं फ्रैक्शन। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं दो चीजों को तो हम रिलेटिव एरर लेते हैं या डायरेक्टली ऐड करते हैं?
जब भूल गए आप सब लोग, ये Unrelated. डेल्टा ए अपॉन डेल्टा बी ऐसे निकालते हैं ना, Yes, ma'am. और इससे हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे डेल्टा ए दे रखा है 0.5, ए दे रखा है 2.5, डेल्टा बी दे रखा है 0.01, बी दे रखा है 0.1, डेल्टा एक्स हमें निकालना पड़ेगा आंसर में डालने के लिए, और एक्स डायरेक्टली निकाल Yes, सकते हैं ma'am. जो भी हम कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे a इंटू बी करके इजीली निकाल सकते हैं, जैसे 2.5 इंटू 0.10। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, फिर ये क्वेश्चन थे हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 12 तो डायरेक्ट आपको टर्म्स दे रखी थी और हमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला बनाना था। क्वेश्चन नंबर 13 बताओ, उसमें कौन सा ऑप्शन होगा? कौन सा? मैम बी। ओके, देखो यहाँ पे हमारे पास बोला गया है, मेरे पास तीन चीजें एल एम एन, उन तीनों की अलग डायमेंशन है कि एक है फोर्स, एक है एरिया और एक है टाइम। अब इनमें से बताना है कौन सा कॉम्बिनेशन कभी भी कोई इंपॉर्टेंट या करेक्ट क्वांटिटी नहीं दे सकता। तो एक बार बताओ, क्या मैं फोर्स में एरिया को ऐड कर सकती हूँ? No, ma'am. नहीं कर सकती, No, ma'am. और डिवाइड कर सकते हैं? Yes, ma'am. Yes, ठीक है, ma'am. अब एक एक करके सारे ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट में मैंने क्या किया, दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर दिया, तो कर सकते हैं तुम, हम हमेशा करते हैं, फिर Yes, और yes, ma'am. डिवाइड भी कर सकते हैं, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर सेकंड वाला देखते हैं, उसमें हमने एल और एम को मल्टीप्लाई करा, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हो सकता है वो एम बन गया हो, Yes, ma'am. है ना? Yes, ma'am. पॉसिबल है। फिर अगर थर्ड वाला देखें तो उसमें हमारे पास क्या है, फिर से दो को मल्टीप्लाई किया, हो सकता है वो मल्टीप्लाई होके एम स्क्वायर ही बन रहा हो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये भी पॉसिबल नहीं है कि ये ऑप्शन हो। अब इसमें देखते हैं, इसमें मैं सेम चीज, दो चीजों को माइनस कर रही हूँ, एल और एम, और क्वेश्चन में बोला हुआ है एल और एम क्या है, अलग अलग है, तो क्या दो अलग चीजों को माइनस कर सकती हूँ? No, ma'am. No, ma'am. नहीं कर सकते हैं, तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन आ जाएगा डी पार्ट। तो ऐसे क्वेश्चन में आप फटाफट ये ढूंढ लो कि क्या ऐड कर रहे हैं, क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या वो सेम है। क्वेश्चन नंबर 15 भी हमें फॉर्मूला बनाना था डायरेक्ट, हमारे पास एनर्जी था, सी था और प्रेशर था। किस किसने ट्राई किया था 14? Yes, ma'am. किया था. क्या Yes, ma'am. हो गया था? Yes, ma'am. डायमेंशन पुट करके आ जाती है वैल्यू. डायमेंशन पुट करके वैल्यू आ जानी थी। ओके, अब अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 15, वो किसने ट्राई किया था? तो वो मैं आपको बता देती हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए ना हम लोग एक अलग से निकाल सकते हैं एरर। जैसे यहाँ पे बोला गया है हमें आर गिवन है 1 माइनस ए और 1 प्लस ए, और हमें बताना है एरर इन द मेजरमेंट ऑफ आर। ठीक है, ये डेल्टा आर बताना है। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ 1 माइनस ए 1 प्लस ए, और क्वेश्चन में पूछा हुआ है इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब देखो राइट साइड में इतनी अजीब सी चीज आ रही है, प्लस भी हो रहा है, माइनस भी हो रहा है, डिवाइड भी हो रहा है, और एरर फाइंड करना है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए जब एरर फाइंड करना है, हम डेरिवेटिव का यूज करते हैं कि हम दोनों साइड क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे और फिर निकालेंगे। जैसे अगर मैं लेफ्ट साइड करूं तो वहां पे तो सिर्फ आर है, तो मैं लिख सकती हूँ चेंज ऑफ आर। डेरिवेटिव में हम चेंज ही देखते हैं। Yes, ma'am. Ma'am. अब इस साइड Yes, हमारा ma'am. आ गया चेंज ऑफ आर। अब राइट साइड डिवाइड में है टर्म्स, तो Yes. रूल लगाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन रूल ये कहता है कि पहले न्यूमरेटर का करते हैं, तो 1 माइनस ए का अगर मैं डेरिवेटिव करूंगी तो क्या आएगा? Yes, ma'am. -1 आएगा ना। Yes, ma'am. हम लोग देखो यहाँ पे डेरिवेटिव दोनों साइड ऐसे कर रहे हैं कि दोनों साइड हम ए के उसमें कर देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने दोनों साइड ए के उसमें डिफरेंशिएट किया, तो फर्स्ट टर्म में से 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो गया, सेकंड का आ गया -1,
और इसको मल्टीप्लाई करना था 1 प्लस ए के साथ। फिर बीच में एक माइनस लगाते हैं। यस मैम। अब क्या करते हैं, न्यूमरेटर को एज इट इज रखते हैं, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा डिनोमिनेटर वाले का, +1 क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा, करेक्ट। और डिनोमिनेटर में क्या होता है, यस डिनोमिनेटर में स्क्वायर होता है, यस 1 प्लस ए का स्क्वायर। अब देखो न्यूमरेटर को सॉल्व करते ही हमारा आंसर आ जाएगा। हम कर देते -1 माइनस ए -1 प्लस ए डिवाइडेड बाय -1। मैम रिपीट करो दोबारा। देखो हमने कुछ नहीं किया है यहाँ पे, बस इस साइंस को ये जो ऊपर टर्म्स है इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं और क्वेश्चन 2 लगा है। यहाँ से आ गया -1 माइनस ए -1 प्लस ए और नीचे आ गया 1 प्लस ए का होल स्क्वायर। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। अब यहाँ पे अगर मैं देखूंगी तो ये ए से कैंसिल हो गया, बचा -2 अपॉन 1 प्लस ए का होल स्क्वायर। अब ये जो डेल्टा ए था मेरे पास यहाँ पे, उसको राइट साइड लेके जा सकती हूँ, यस मैम। तो ये ऐसा बन जाएगा। अब देख लेते हैं क्या हमारा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है। तो देखो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है, थर्ड नहीं है, सेकंड जो ऑप्शन है वो सेम आ गया। अब आप बोलोगे कि उसमें तो माइनस आया ही नहीं है ना? यस यस मैम। पर यस मैम। एरर में तो दोनों चीजें होती है ना, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। यस यस। तो हम बस एक वैल्यू निकाल रहे थे कि इतना ज्यादा था या कम। हमारे पास आंसर आ गया, चाहे उसमें प्लस लगाओ या ना लगाओ, उससे फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है सबको? यस मैम। अब मेरे को ये बताओ कि मैं सोच रही हूँ अब रिवाइज करवा देते हैं कल के टेस्ट के लिए। तो 3 यस टॉपिक्स आपके, वेक्टर्स, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन। किसमें सबसे ज्यादा डाउट है उसका चलो वोटिंग करते हैं। बताओ कौन सा चैप्टर करना है रिवाइज? उससे स्टार्ट करेंगे और दूसरा चैप्टर टाइम बचेगा तो वो भी ले लेंगे। किससे स्टार्ट कर? मैम डेरिवेटिव्स। मैम। इंटीग्रेशन। ठीक है, वेक्टर्स आता है। यस मैम। ओके ठीक है, तो फिर डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको हर उसका थोड़ा थोड़ा हिंट देती जाती हूँ। जैसे अगर हम बात करें डेरिवेटिव की, तो उसका बेसिक फॉर्मूला होता है कि x की पावर n है, उसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, हमारे पास ये n बाहर आ जाता है और x की पावर 1 डिक्रीज हो जाती है। डेरिवेटिव से हम चेंज नापते हैं, है ना, ये चेंज कितना हो रहा है कुछ भी। जैसे अगर x स्क्वायर है तो ये जो 2 पावर है सामने आ जाएगी और एक पावर डिक्रीज हो जाएगी। अब अगला इसमें जो चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट लगा हुआ है जैसे 3, उसको हम ये नहीं है कि उसके कुछ काम है, उसका बस बाहर निकालो और कोई नंबर आएगा तो उससे मल्टीप्लाई कर दो, नहीं आ रहा तो उसका ऐसे का ऐसे छोड़ दो। जैसे यहाँ पे 2 है, डेरिवेटिव जब मैं करूंगी तो 3 इंटू 2 हो सकता है और x की पावर -1। हाँ ठीक। अब अगर मेरे पास यहाँ पे है कांस्टेंट जैसे 3, सिर्फ 3, और इसका डेरिवेटिव करना है तो क्या हो जाएगा? क्या डेरिवेटिव की वैल्यू कभी बदलती है? नो मैम। तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। ठीक है। हाँ, अब आपको फॉर्मूलेज याद है सारे? साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस होता है। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन हो जाता है। वो फॉर्मूलेज याद नहीं करे हैं? याद है। मैम याद है। अब इसके बाद हमारे पास है कि अगर 2 टर्म्स हैं वो मल्टीप्लाई में है और फिर हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, एक एक करके टर्म्स लेंगे कि एक बार u का कर दिया, v को नॉर्मली मल्टीप्लाई कर दिया, फिर अगली बार v का कर दिया और u को नॉर्मली मल्टीप्लाई कर दिया, और इनके बीच में क्या लग जाता है? माइनस। प्रोडक्ट वाले में, मल्टीप्लिकेशन वाले में प्लस होगा। हाँ, डिवाइड वाले में माइनस लगता है। अब अगर u डिवाइडेड बाई v है और इसका डेरिवेटिव करना है, तो पहले न्यूमरेटर का किया फिर डिनोमिनेटर रख दिया, ऐसे का ऐसे।
फिर क्या किया, डिनोमिनेटर का किया और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दिया, और इसमें बीच में माइनस आता है, और किससे डिवाइड करते हैं, V से डिनोमिनेटर के स्क्वायर से, v स्क्वायर से। ठीक है। Yes. अब अगर मेरे पास है साइन x की पावर 4, इसका डेरिवेटिव करना है तो कौन से मेथड से करेंगे, चेन रूल से करेंगे। Yes, ma'am. बाहर कौन सा हाँ। में Sin. साइन है, साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, Cos. एंगल क्या रहेगा, 4. 4 minus. एंगल सेम रहता है, एंगल को कभी चेंज मत करना, तो x की पावर 4 ही लग जाएगा एंगल। ठीक है। Yes. पर Yes, क्या ma'am. ये एंगल कुछ चेंज है तो हम साथ में इसका डेरिवेटिव Yes, लेते ma'am. हैं, इसका भी जो डेरिवेटिव होगा उससे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 4 cos x की पावर 4। क्लियर है ये। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, फिर अगर मेरे पास क्यूब कैसे आया? 4x क्यूब कैसे आया, ये जो एंगल था ना, x की पावर 4 का डेरिवेटिव किया तो 4 सामने आ गया, एक पावर डिक्रीज हो गई प्रीति। Yes, ma'am. तो चेन रूल ये कहता है कि अगर अंदर कुछ और चीज है x की जगह, चाहे 2x भी हो, तो साथ में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि मेरे पास है f ऑफ x इक्वल्स टू x स्क्वायर और फाइंड करना है f डैश 2, तो क्या मतलब है, क्या करना है, बताओ f डैश का मतलब। देखो ऊपर डैश लगा हुआ है तो मतलब डेरिवेटिव करना है, और x की जगह यहाँ पे 2 लग गया है, तो पहले डेरिवेटिव करो और फिर जहां पे x है वहां पे 2 लगा दो। समझ आया ये। Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो इसका अगर हम डेरिवेटिव करेंगे पहले तो वो 2x हो जाएगा। Yes, ma'am. अब यहाँ पे f डैश 2 Yes, ma'am. है तो x की जगह 2 लगा देंगे, तो हमारे पास आंसर हो Yes. जाएगा 2 इंटू 2 4। क्लियर है सबको ये। Yes, ma'am. आप बताओ डेरिवेटिव में कहाँ पे डाउट है, मैम लास्ट वाला फिर से रिपीट करना। लास्ट। Yes, ma'am. ठीक है। अगर मेरे पास कोई फंक्शन दे रखा है एक्स क्यूब प्लस एक्स की बार 4 प्लस एक्स क्यूब, और उन्होंने बोला एफ डैश 2 फाइंड करो, तो जब भी ऊपर डैश लगा हुआ है इसका मतलब डेरिवेटिव फाइंड करना है। और फिर उसने क्या कर रखा है, एक्स की जगह एक नई चीज लगा रखी है जैसे 2, तो हमें पहले डेरिवेटिव फाइंड करके फिर 2 लगाना है, पहले 2 मत लगाना, आंसर 0 आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले डेरिवेटिव फाइंड करते हैं एफ डैश एक्स, जैसे यहां से हो जाएगा 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, इसमें किसी को डाउट। No, ma'am. नो मैम। अब x की जगह 2 लिख देते हैं, तो यहाँ पे अगर x की जगह 2 करा तो सारी जगह करना पड़ेगा, तो राइट साइड भी हो गया 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 4। क्लियर है ये। यस sir. मैम। हाँ, आप बताओ डेरिवेटिव में और कहाँ डाउट है। Clear है. क्लियर है। डेरिवेटिव फिजिक्स में कहाँ यूज होता है, डेरिवेशन में। डेरिवेशन में। डेरिवेटिव से क्या निकालते हैं हम लोग, ग्राफ्स वगैरह से एंगल। स्लोप निकालते हैं, एंगल Yes. निकालते हैं। ठीक है। Yes, ma'am. अगर हम डेरिवेटिव कर रहे हैं तो हम स्लोप निकाल सकते हैं, एंगल निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर किसी चीज की वैल्यू डेरिवेटिव की 0 आ रही है तो क्या वो चीज कांस्टेंट है या वेरिंग है, Constant. कांस्टेंट। अगर उसकी वैल्यू इनफाइनाइट आ रही है तो क्या मतलब है, 0। वेरी मतलब हमने क्या किया, एक्स को चेंज भी नहीं किया और ऊपर वाली बहुत ज्यादा वैल्यू चेंज हो जाती है। ये समझ आया। Yes, ma'am. जबकि एक्स का चेंज 0 हो गया, तब ये आंसर इन्फिनिटी आ रहा है कि एक्स को चेंज भी नहीं किया
और हमारे पास वैल्यू इतनी ज्यादा आ गई, इनफाइनाइट आ गई। और क्या वाला पार्ट कीप की, कौन सा? केती कौन सा पार्ट पूछ रहे हो आप? मैम जो एफएक्स वाला बता रहे थे और किसी को क्लियर हुआ क्या बोला उसने? मैम, एफएक्स इज इक्वल्स टू हमें ऊपर पूछ रही है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 4। देखो केतकी, यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स थी, वो ऐड हो रही थी और हमें डेरिवेटिव करना था। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स की पावर एन का हो जाएगा एन एक्स की पावर एन माइनस वन। जैसे यहाँ पे पावर 4 है तो वही पावर सामने आ गई और 4 में से एक कम कर दिया तो 3 हो गया। अगले वाले में क्या हुआ, 3 पावर थी, 3 सामने आ गया और एक कम हो गई 2। हमने डायरेक्ट इसलिए कर दिया क्योंकि ये प्लस था, प्लस माइनस में हम ये कर सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड में नहीं कर सकते। क्लियर है कीत की? अब इंटीग्रेशन रिवाइज करें थोड़ा। यस मैम। यस मैम। एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है? प्लस x n plus 1 प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। एक्स प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ पावर जैसे 3 है तो क्या करना है, इंटीग्रेशन के बाद एक पावर इंक्रीज जाती है और जो नई पावर आ गई उसी से डिवाइड कर देते हैं। ये फॉर्मूला किस केस में फेल हो जाता है? जब n की वैल्यू क्या होती है? 0 जैसे ही n की वैल्यू -1 होती है उस केस में फेल हो जाता है। नेगेटिव मतलब 1/, नेगेटिव नहीं, सिर्फ 1/x। नेगेटिव में तो पॉसिबल है, सिर्फ 1/x के लिए फेल हो जाता है। यस मैम। उसमें हमें मिलता है log x। और क्या प्लस करना होता है इंटीग्रेशन में? c प्लस करना होता है ना, एक कांस्टेंट। yes ma'am. ओके। फिर अगर यहाँ पे हमारे पास सिमिलरली जैसे हमने डेरिवेटिव में किया था, एक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है जैसे 2x का क्यूब, और इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये हो जाएगा x की पावर 4 अपॉन 4। और फिर काट दो अगर कट रहा है तो ये हो जाएगा हमारे पास x की पावर 4 अपॉन 2 प्लस c। ये क्लियर है सबको? यस मैम। अच्छा, इंटीग्रेशन अगर मैं बात यस मैम। 2dx, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? 2x 2x हो जाएगा। और अगर मैं 2 का डेरिवेटिव मैम 2x 2 का डेरिवेटिव कर रही हूँ तो 0 0 हो जाएगा। मान लो कि अगर मेरे पास वेरिएबल है भी नहीं, जैसे ऊपर वाले केस में कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कर रही हूँ तो g के साथ जो भी टर्म d के साथ जो भी टर्म लगी हुई है वो लग जाती है बाद में। पर अगर मैं डेरिवेटिव कर रही हूँ कांस्टेंट का तो वो 0 हो जाता है। समझ आया सबको? अब इंटीग्रेशन दो टाइप का था। कौन कौन से दो टाइप थे? डेफिनेट exponential डेफिनेट और इनडेफिनेट, ये दो टाइप थे ना। यस मैम। yes ma'am. किसमें लिमिट होती है? यस मैम। Definite. लिमिट होती है। अच्छा, मैम डेफिनेट में हाँ करेक्ट। अब इंटीग्रेशन को लिखते कैसे? यहाँ पे एक सिंबल लग जाता है ऐसे। फिर हमें पता लगाना होता है चेंज क्या हो रहा है। जैसे यहाँ पे अगर मैं dx लगा दूं और यहाँ पे एक फंक्शन आ जाता है फॉर्मूला जिसका इंटीग्रेशन करना है, और यहाँ पे अगर a से b लगा दूं तो वो लिमिट हो जाती है। यस मैम। अब लिमिट वाला एक केस, यस मैम। जैसे अगर x स्क्वायर है और हमें इंटीग्रेशन करना है 1 से 3 लिमिट लगी और dx से, तो पहले तो नॉर्मल इंटीग्रेशन कर दो कि x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया x³ 3, और फिर इसमें वैल्यू पुट कर दो दोनों की दोनों एक एक करके। जैसे पहले 3 पुट करेंगे तो आएगा 3 का क्यूब अपॉन 3,
फिर 1 पुट करोगे तो 1 का क्यूब अपॉन 3। बस ये ध्यान रखो 1/2.3 बीच में क्या आएगा, जो नीचे वाला है उसको माइनस में रखना है और जो ऊपर वाला है उसको प्लस करना है, पॉजिटिव रखना है। तो यहाँ से आएगा 26/3 27/3 माइनस 1/3 तो हो जाएगा 26/3। क्लियर है सबको ये? यस मैम। अब अगर मैं क्या करूं, यहाँ पे मेरे पास है x² t² प्लस t² dt और इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो पहले तो ये बताओ कौन सा वेरिएबल, कौन सी चीज है जो कांस्टेंट है यहाँ पे? टी कौन सी कांस्टेंट है? टी डी किसके साथ लगता है? मैम टी एक रुको, डी किसके साथ है? टी के साथ। तो इंटीग्रेशन किसका कर रहे हैं? टी का तो कांस्टेंट क्या हुआ? एक्स 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 कांस्टेंट है, x² यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा और इसमें तो फॉर्मूला लगेगा और इसमें भी लगेगा। तो ये ध्यान से देखो कि डी के साथ क्या लगा हुआ है, उसी का इंटीग्रेशन करना है। क्लियर है ये? यस मैम ओके यस मैम ठीक है। फिर मैंने बताया था इंटीग्रेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं। अच्छा मैं आप लोग से पूछती हूँ, यहाँ पे एक नॉर्मल रैंडम सा कर्व है ऐसे, और ये है मेरे पास टाइम, और ये वाई एक्सिस पे एक फंक्शन बना हुआ है और y की वैल्यू है t² प्लस t। और अब मेरे को बताना है कि कितना एरिया होगा जब टाइम जा रहा है 2 से 4 तक। तो किससे निकाल सकते हैं एरिया? डेरिवेटिव से, इंटीग्रेशन से एरिया निकालेंगे। तो इंटीग्रेशन के लिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मैंने साइन बना दिया और क्या चीज चेंज हो रही है यहाँ पे? टाइम चेंज हो रहा है, तो यहाँ dt भी लिख दिया। अब क्वेश्चन के हिसाब से उसने बोला जब 2 से 4 हो जाएगा टाइम, उसके एरिया बताना है, मतलब ये। तो एरिया में दो चीजें आती है, तो लेंथ और ब्रेड्थ। ब्रेड्थ तो यहाँ पे टाइम है, वो मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ। लेंथ यहाँ पे y एक्सिस की तरफ बताएगा और y की वैल्यू क्या है? t² प्लस t। तो वो पुट कर सकती हूँ यहाँ पे। तो इतना याद रखो, जब एरिया फाइंड करना दो चीजें होंगी, एक तो वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल वाली। और ये अब लिमिट का क्या करूं? यस मैम और लोअर लिमिट कौन सी है? 2 to 4 2 है और 4 4 हो जाएगी। क्लियर है सबको? यस मैम यस मैम ठीक है। 2 to 4 तो यहाँ पे अगर हम क्या बोल रहे हैं, केतकी क्या बोल रहे हो आप? मैम वो लिमिट्स बता रही थी। अच्छा वो मैम यस का तो ठीक है। तो यहाँ पे जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो t³/3 आ जाएगा प्लस t²/2 आ जाएगा और लिमिट्स राइट साइड में आ गई। अच्छा अब ये बताओ, इन डेफिनेट इंटीग्रल में c लगता है? नो मैम नहीं लगता है c, सिर्फ इनडेफिनेट में लगता है। अच्छा मैंने आप लोग को एक टेबल बता दी थी ना कि अगर हमें x से v निकालना है, v से a निकालना है। नहीं बताया ना? नहीं बताया। तो सब लोग फोन से चला रहे हो अभी? तो अभी मैंने छोटी, ठीक है, जिससे भी चला रहे हो स्क्रीनशॉट लेना आता है। मैं एक छोटी सी टेबल बनाऊंगी, वो आपकी मोशन इन 1D की है पर उसमें डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन यूज होगा। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं x से v और v से a, x का मतलब यहाँ पे मेरा डिस्प्लेसमेंट है, v का वेलोसिटी है और a का एक्सेलरेशन। तो अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी बनानी है या वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, तो मैं यूज करती हूँ डिफरेंशिएशन। ठीक है। और अगर ग्राफ भी रखा है तो इसका मतलब मैं स्लोप यूज कर रही हूँ। क्लियर है सबको? यस मैम यस मैम कहते हैं अगर मैं उल्टा बनाऊं कि मेरा एक्सेलरेशन है
उससे वेलोसिटी बतानी है और वेलोसिटी से x बताना है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं। और अगर ग्राफ दे रखा है तो हम एरिया फाइंड करते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने से ऊपर dy dx लिखा है, एक्चुअली में तो x टाइम का फंक्शन होता है ना, कि वो दे देगा टाइम पे डिपेंड कर x की वैल्यू t² प्लस कुछ भी, और फिर बोलेगा कि वेलोसिटी बताओ। समझ आ रही है बात? यस मैम। हम एक्चुअली में तो टाइम से डेरिवेटिव करते हैं, और इंटीग्रेशन में भी टाइम ही होता है मोस्टली। हम जब इंटीग्रेशन करेंगे तो जो भी चीज है उसके साथ dt लग जाएगा। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। तो आप इसको भी कर सकते हो कि हमारे बेसिक है कि अगर मोशन इन 1D या किसी भी क्वेश्चन में आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी निकालनी है, या वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो कौन सा मेथड यूज करना है। यस मैम। चलो अब थोड़ा सा वेक्टर्स भी रिवाइज कर लेते हैं ना। इंटीग्रेशन में और कहाँ डाउट है, अगर है तो बता दो। नहीं है? नो मैम। नो मैम। ठीक है। तो अगर वेक्टर्स की बात करें तो वेक्टर में एक मैग्नीट्यूड होता है, एक डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर बनाने के लिए क्या करते हैं? सबको वेक्टर याद है ना? एक हमारे मैंने ए अल्फाबेट लिया, उसके ऊपर एक एरो बना दिया, तो एरो बनाते ही वो वेक्टर बन जाता है। और अगर मैं उसका सिर्फ साइज की बात कर रही हूँ कि वेक्टर और मॉड या फिर ए, तो ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अब यूनिट वेक्टर बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें यूनिट वेक्टर मिलता है। अब यूनिट वेक्टर को कैसे लिखते हैं? ए के ऊपर क्या आ जाता है? एक टोपी आ जाती है। मैम कैप। करेक्ट। तीन कौन से मेन यूनिट वेक्टर होते हैं? आई कैप जे कैप। ओके, आई कैप, जे कैप और के कैप। अगर मेरे पास कोई वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, इसका मैग्नीट्यूड कैसे पता लगा सकते हैं? मैम इनको स्क्वायर करके और अंडर रूट सबका सारे कंपोनेंट का ऐड करके और अंडर रूट करके। और अगर मैं उसी को इस वेक्टर से डिवाइड कर दूं तो ये यूनिट वेक्टर बन जाता है। ओके। अगर मैं बात करूं कोई रैंडम वेक्टर है ऐसे हवा में, और इसको दो पार्ट में ब्रेक करना है, एक एक्स कंपोनेंट एक, और ये एंगल है थीटा, तो एक्स कंपोनेंट क्या हो जाता है? आई कैप एफ कॉस थीटा हो जाएगा ना। यस मैम। और बाई कंपोनेंट एफ साइन थीटा। साइन थीटा। करेक्ट। अच्छा, अब दोनों में ना थीटा सेम ही है, ऐसे मत करना एक में अलग एक में अलग। अब अगर मेरे पास कोई रैंडम है आर वेक्टर 7i कैप प्लस 7j कैप, और मेरे को एंगल बताना है, तो कैसे पता लगाते हैं एंगल? एंगल लेने के लिए हम tan थीटा की मदद लेते हैं ना। और tan थीटा में एक परपेंडिकुलर होता है, एक बेस। परपेंडिकुलर मतलब y वाला, बेस मतलब x वाला। तो मैं 7/7 लिख सकती हूँ, और जैसे आगे आ गया तो एंगल कितना आ गया? 45 है ना। फिर हमारे पास फॉर्मूला था रिजल्टेंट का कि अगर दो वेक्टर हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, उनके बीच में एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हैं? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये कौन सा लॉ है? ट्रायंगुलर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लॉ है ना। अगर यहाँ पे ये तब यूज कर सकते हैं जब ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और एंगल गिवन है। अगर एंगल नहीं गिवन है, वैसे गिवन है कि ए वेक्टर है 2i कैप प्लस 4j कैप सो, और बी वेक्टर भी कुछ है, और अब रिजल्टेंट बन पाना है, तो रिजल्टेंट का मतलब इन दोनों को जोड़ के क्या बन रहा है, तो आप सिंपली इनको प्लस भी कर सकते हो। क्लियर है ये? मैम ये ट्रायंगुलर लॉ की कंडीशन नहीं है?
क्या बोल रहे हो? मैम ये ट्रायंगुलर लॉ वेक्टर एडिशन नहीं है? हाँ, दोनों में सेम ही फॉर्मूला होता है प्रीति, ट्रायंगल Yes. में भी पैरेललोग्राम में भी। ठीक है, फिर अगर मेरे को यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट की बात करती हूँ, डॉट प्रोडक्ट में क्या फॉर्मूला होता है? A क्रॉस सॉरी A A डॉट to A थीटा, करेक्ट। अच्छा, उससे पहले ये बताओ, ये वेक्टर है ए वेक्टर, 5A वेक्टर क्या होगा? देखो, जब भी हमारे पास एक वेक्टर उसके साथ एक स्केलर लगा हुआ है जैसे ये 5, तो जितने भी नंबर्स हैं उन सबको 5 से मल्टीप्लाई करना है, सारे कंपोनेंट्स को। जैसे पहले I cap plus 20 A cap plus 25 plus 25 k. क्लियर है सबको? यस Yes, मैम। ma'am. अब डॉट प्रोडक्ट में हम यूज करते हैं ए बी कॉस थीटा। ये कब जीरो होता है? 90 degree. 90 पे होता है। और क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास आता है ए बी साइन थीटा। ये कब जीरो होता है? जब पैरेलल होता है हाँ, पैरेलल होते हैं, एंटी पैरेलल, 0 डिग्री पे या फिर और 180 डिग्री। करेक्ट। अच्छा, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है तो साथ में एन कैप लगता है। ये जो एन कैप होता है ये कौन सी डायरेक्शन में होता है? ये हम इसकी डायरेक्शन फाइंड करनी होती है। हाँ, फाइंड नहीं करनी होती है, वह कौन सी डायरेक्शन में होता है बोलो पायल? सॉरी मैम, गलती से हो गया। देखो, ये जो एन कैप बनता है क्रॉस प्रोडक्ट में, ये ए के भी परपेंडिकुलर होता है और बी के भी, तो ऐसी डायरेक्शन में होता है जो ए के भी परपेंडिकुलर हो जाए और बी के भी। क्लियर है? Yes, ma'am. Okay. अच्छा, ए बी कॉस थीटा डॉट प्रोडक्ट के आंसर में आई कैप जे कैप के कैप आते हैं? Yes, ma'am. No, ma'am. नो मैम। प्रोडक्ट होता है ना। अच्छा, अगर फटाफट एक बार रिवाइज करते हैं कैसे निकालते हैं। Yes, ma'am. अगर मैं ये दो वेक्टर लूं तो डॉट प्रोडक्ट के लिए क्या करना होता है? एक्स वाले को एक्स से मल्टीप्लाई, वाई वाले को वाई से, जेड वाले को जेड से। जैसे इन दोनों को, इन दोनों को, इन दोनों को, तो हमारे पास आएगा प्लस 3 Plus 15 plus 8. 8। 5 आंसर आएगा। हाँ, करेक्ट। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई की क्या वैल्यू होती है? 1. आई डॉट जे की? 0 0। क्रॉस प्रोडक्ट में आई क्रॉस आई की क्या होती है? 1 0 हो जाती है। देखो, वो सेम Yes, 0 ma'am. डिग्री 0 हो जाएगा। और आई क्रॉस जे क्या होता है? 1 मैम के कैप। के कैप हो जाता है। याद रखना, साइकिल को आई के बाद जे कैप, जे के बाद के कैप, इसी ऑर्डर में चलना चाहिए, है ना। तो यहाँ से के कैप आ जाए, कहीं भी ऑर्डर उल्टा होता है तो क्या हो जाता है? माइनस साइन आ जाता है। अब ये जो वेक्टर था उसी का एग्जांपल लेके निकालते हैं एक बार क्रॉस प्रोडक्ट। तो आई माइनस जे और के। अगर मेरे को ए क्रॉस बी निकालना है तो पहले बी का लिखूंगी या ए का? पहले एक का. ए का। ए क्रॉस बी जब निकाल रहे हैं तो पहले हमेशा पहले वाले का ही लिखोगे, उल्टा लिखोगे ना तो सारे में एक नेगेटिव एक्स्ट्रा आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ से 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 1 5 2। अब अगर क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो आई कैप के साथ क्या आएगा, कैसे निकालते हैं? 3 into 2 4 into 5। करेक्ट। आई वाली लाइन को छुपा दो जैसे ये वाली, और इन दोनों को ले लो और क्रॉस मल्टीप्लाई करो। लेफ्ट वाला पॉजिटिव होता है, राइट वाला? जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो लेफ्ट वाला पॉजिटिव होता है और जो राइट वाला है वो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, जैसे हमारे Yes, ma'am. यहाँ पे 3 into 2 6 minus 20 4 into 5। क्लियर है सबको ये? Yes, ma'am. यस मैम। अब यहाँ पे ध्यान देना, इसमें एक जे के साथ एक्स्ट्रा माइनस है
तो आप जब जे वाला लिखोगे तो ये बाहर माइनस लेके चलोगे। फिर जे के केस में 3 और 5 छुप गए, तो 2 2 4 हो जाएगा और 1 4 4, 4 इनके बीच में फिर एक माइनस। फिर के वाले में क्या आएगा बताओ? मैम 10 and minus minus 5 minus 3 into 1. करेक्ट, 10 माइनस 3 into 1, तो ये आ जाएगा। क्लियर है सबको ये? Yes, ma'am. अगर मेरे पास दो वेक्टर दे रखे हैं और मेरे को बताना है cos थीटा कितना होगा, तो कैसे निकाल सकते हैं? मेरे को ए वेक्टर पता है, बी वेक्टर पता है। ये देखो कि cos थीटा होता है हमारा डॉट प्रोडक्ट में। मैम A डॉट B करेक्ट, cos थीटा। ए डॉट बी निकाल सकते हैं इजीली उनको मल्टीप्लाई करके, और वो होता है ए बी cos थीटा। और ए का मैग्नीट्यूड भी आपको निकालना आता है, बी का मैग्नीट्यूड भी आता है, तो cos थीटा निकाल सकते हो ना, Yes, ma'am. cos थीटा। ऐसे ही sin थीटा निकालने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे। Yes, ma'am. यस Yes. Yes, ma'am. अगर मेरे दो पैरेललोग्राम की साइड दे रखी है और एरिया पूछा है, तो कैसे निकालते हैं? अगर मेरे पास पैरेललोग्राम की साइड होती है, एरिया फाइंड करना होता है, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं बस, और जो भी Yes, ma'am. आंसर आ रहा है, क्योंकि ये तो वेक्टर बन जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। क्लियर है ये? Yes, ma'am. अब एक पैरेललोग्राम में दो बराबर ट्रायंगल होते हैं, तो अगर पैरेललोग्राम का एरिया 50 है तो एक ट्रायंगल का कितना आएगा? 25. 25 तो ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए इस पूरी टर्म को ही बस एक 25. हाँ 25, तो इस पूरी टर्म को हाफ से कर दिया तो हमारे पास ट्रायंगल का आ जाएगा। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर मेरे को Yes, ma'am. एक यूनिट वेक्टर बनाना है जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है, तो क्या करूंगी मैं? ऐसा यूनिट वेक्टर बताना है जो दोनों के परपेंडिकुलर है, कौन से मेथड से निकालेंगे? पहले तो परपेंडिकुलर वेक्टर Ma'am, and Ma'am, cross. क्रॉस प्रोडक्ट से, इनका क्रॉस प्रोडक्ट लूंगी तो एक वेक्टर आ जाएगा yes, ma'am. जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। उसका यूनिट वेक्टर बनाने के लिए क्या करूं? जैसे मान लो क्रॉस प्रोडक्ट लेके आंसर आया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, तो अब यूनिट वेक्टर बनाने के लिए क्या करेंगे? Ma'am, Ma'am, upon magnitude. अपॉन मैग्नीट्यूड। तो जब भी क्वेश्चन है ना यूनिट वेक्टर पूछा हो, तो कुछ देर के लिए यूनिट वेक्टर वाली टर्म को साइड रख दो, उसके अलावा देखो और क्या हो रहा है क्वेश्चन में, पहले वो सारा कर दो और जो आंसर आए उसको बस मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। बोलो प्रीति। ma'am, हो गया था गलती से। अच्छा ठीक है, ओके। और अब प्रोजेक्शन याद है किसी को? प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं वो भी देख लेते हैं। दो वेक्टर हैं अगर मेरे पास ए और बी, और ए का प्रोजेक्शन बताना है बी पे, तो हम लोग क्या करते हैं, जिसका बताना है जैसे उसका मैग्नीट्यूड लिख दिया ए और साथ में cos थीटा से मल्टीप्लाई। ये थीटा क्या है? ए और बी के बीच में जो एंगल है वो है। ऐसे ही अगर मेरे को बी का निकालना है ए पर कितना प्रोजेक्शन है, तो बी लिखूंगी और साथ में cos थीटा। क्लियर है ये? Yes, ma'am. Cos theta. Yes, ma'am. अच्छा, अगर किसी क्वेश्चन में एंगल ना दे रखा हो, बस वेक्टर दे रखे हैं ए वेक्टर बी वेक्टर, उस केस में निकालना है तो पहले तो इनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करूंगी मैं। फिर क्या करूंगी? डॉट प्रोडक्ट हो जाता है ए बी cos थीटा के इक्वल। अब जैसे मेरे को बी cos थीटा निकालना है मान लेते हैं, तो ये टर्म तो यहाँ पे रखी हुई है, इसको मैं बांध के एक अलग रख देती हूँ, तो मेरे पास बचेगा बी cos थीटा इधर, और इस ए को मैं डिनोमिनेटर में ले जाती हूँ। तो अगर मैंने इनके डॉट प्रोडक्ट से जो भी आंसर आया उसको ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो बी का प्रोजेक्शन मिल गया, है ना। ऐसे ए के लिए मैं बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगी। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब दो वेक्टर परपेंडिकुलर कौन से मेथड से प्रूव कर सकते हैं?
Dot. डॉट Cross. डॉट Dot product. दो वेक्टर को परपेंडिकुलर प्रूव करने हैं तो cos 90 0 होता है। तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा ना। अच्छा, अगर मेरे को पैरेलल प्रूव करने हैं तो पैरेलल तो मतलब साइन 0 0 हो जाता है तो उसमें क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. और कोई डाउट है किसी को? नो मैम। कल अच्छे से कर रहा सब लोग Yes, टेस्ट? ma'am. और यस जितने भी स्टूडेंट्स हैं अभी तो क्लास में तो कम ही है, पर मैं चाहती हूँ सब लोग अटेम्प्ट करो, चाहे कितने भी मार्क्स आए आपके पास, चाहे टाइम थोड़ा है पर अटेम्प्ट जरूर करो। ठीक है, मार्क्स से फर्क नहीं पड़ता, पर मैटर ये करेगा कि आपने अटेम्प्ट करा है या नहीं करा है। अब किसी को कोई और डाउट है तो वो बता दो एक बार। नो मैम। मैम। किसी को नहीं है डाउट? नो मैम। No, ma'am. ठीक है, ऑल द बेस्ट No, एवरीवन। ma'am. थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, और ma'am. सब Bye. मार्क्स भी शेयर करना किसके कितने आ रहे हैं। Yes, ma'am. फिर मैं क्लास में डिस्कस नहीं करूंगी। यस मैम। थैंक यू मैम। बाय। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट। गुड नाइट।